तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास ग्रेविटेशन चैप्टर हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में, यस लास्ट वीडियो में बोले तो लाइव क्लास से लिया था मैंने, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें करवाई थी जहां पे हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स, राइट है ना। इन चीज़ों को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया था न्यूमेरिकल तक के पोर्शन को। अब हम आगे जो अपना टॉपिक है हमारे पास उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। तो सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है और कब हम फ्री फॉल कहेंगे एक बॉडी को कि हाँ भाई इसको मैं कंप्लीटली फ्री फॉल जो वो बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि पूरे यूनिवर्स में दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करवाते, राइट। एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ लगे एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जिससे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब चीज़ों को यहाँ पे समझना ये है कि मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक है ना, एक ये बॉडी। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये मान लीजिए ये वाला ये जो बड़ा सा ना, ये थोड़ा सा कौन सा कलर दिख रहा है, वाइट और थोड़ा सा पिंक टाइप का जो भी है, ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप का, इसको मान लीजिए कि आपके पास अर्थ है। अच्छा, अगर ये अर्थ है, अब चीज़ों को समझिएगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अभी इस वाले अर्थ के चारों साइड एक ऐसा फील्ड होगा, जगह होगा, स्पेस होगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके कांटेक्ट में रहा, उसके रीजन में रहा तो बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी उतनी तेजी तरीके से। वैसे भी जब डिस्टेंस बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपके पास कम होता चला जाता है, ये चीज़ आपको पता है ना। एक बॉडी ये है, एक दूसरी बॉडी ये है, जितना ये पास रहेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये यहाँ है फिर यहाँ पे ये, तो ये कम अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये नॉर्मल से पता होनी चाहिए। डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास फोर्स जो है वो कम लगता है। सिंपल सी आपको बात, ये वाली जो चीज़ है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना ये कि फ्री फॉल का क्या मतलब है, सिंपल से एक लाइन में समझा दूंगा, बट एक बार पहले इन चीज़ों को एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अलग से बना लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, यहाँ तक मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने दिया तो ये क्या करेगी पता है, अपनी तरफ खींच लेगी, यहाँ पे ये अपनी तरफ खींच लेगी, यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेगी। अब चीज़ों को समझना है यहाँ पे कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में कोई बॉडी रहती है तो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फील्ड लगाकर उस बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है। अपनी तरफ क्या करती है, खींच लेती है। समझ में आ गई इतनी बात। तो अगर ऐसा कभी कुछ हो गया, अब चीज़ों की एक लाइन में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल towards the earth only under the effect of gravitational force of earth only, we say that the objects are in state of free fall। बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी हम एक्चुअल में कहाँ पे पता है, अगर ये अर्थ है तो हम अभी यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन पे हैं। तो जब मैं यहाँ से ऊपर उछालता हूँ कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ से वापस आ जाता है। मतलब यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है जो इस बॉडी को ऊपर ना ले जाकर नीचे को ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पे अर्थ के थोड़ा सा ऊपर है, मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे आ रहा है, बस इसी को कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये है कि जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ। मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, किसी और ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अर्थ, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी नीचे अर्थ की तरफ आए तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल की कंडीशन को बोलेंगे। और साथ ही आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी को हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम यहीं पे। तो ये हुआ फ्री फॉल की कंडीशन। अब हम यहाँ पे समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हमने आपको समझाया कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी का मतलब है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कि अर्थ जो है वो कितना फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अब आपको नॉर्मली पता है, अगर एक बॉडी है ना, इनिशियली लेट से आपके पास रेस्ट पे है, इस पे हमने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया तो ये बॉडी के खुद की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाती है। इस बॉडी में खुद की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाती है, अच्छी बात है, एक्सेलरेशन इस बॉडी में आ गया। लेकिन जब हम ऐसे करके यहाँ से छोड़ देते हैं, अर्थ के ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, तो हो क्या रहा है, वो नीचे गिर रहा है
है ना। तो यहाँ पे हमने तो फोर्स नहीं लगाया एक्सटर्नल, बस इस वाले फोर्स के जगह पे ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है। ग्रेविटी फोर्स क्या हो गया आपके पास, ये वाला अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो इसकी वजह से बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन आता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए, तो प्लीज अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए इसमें आगे कहा जाता है, देख लीजिए यहाँ पे द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसमें यूनिफॉर्म होता है। अभी समझाता हूँ कैसे। प्रोड्यूस्ड बाय नहीं होगा, ये वाला बाय हटा दीजिएगा। प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नो डाउट, फिर से वही चीज़ जो अभी मैंने आपको करवाया। अगर यहाँ पे बॉडी अर्थ की तरफ फॉल करे ग्रेविटी के एक्शन में, तो इसमें इस बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन सेटअप होगा, और इस केस में वो जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू, किसकी वजह से, ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी। और उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई ना बात, इतनी डन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप दिखाना है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आपको हमने कैपिटल जी के बारे में ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा स्मॉल जी के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा प्यार से, बड़े प्यार से समझना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंसिडर ए बॉडी। कंसिडर ए बॉडी से पहले कर लेते हैं कंसिडर अर्थ ऑफ मास, नो डाउट m, एंड रेडियस कैप बड़ा वाला r। चलिए तो अर्थ ले लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को, मास को रख देते हैं अर्थ के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा बॉडी है, छोटा सा मास, और इसका ये वाला रेडियस है आपके पास, ठीक है ना। ये क्या आपके पास रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे लेना आपके पास अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ऑफ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है। अब चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे केप्ट ऑन अर्थ सरफेस, ऐसे लिख लीजिए, केप्ट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। चलिए तो अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी लिया हमने जिसका मास जो स्मॉल m है। अब यहाँ पे बस एक कंडीशन को समझिएगा कि होगा क्या। यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी कोई बॉडी रखता है तो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स का क्या नाम है बताइए, वेट, है ना। नहीं तो सिंपली उस फोर्स को आप कह सकते हैं जितना भी लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में वो होगा mg। ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, mg। तो नो डाउट डाउनवर्ड फोर्स जो लगने वाला है ऑन बॉडी ऑफ मास m, तो छोटे वाले बॉडी में जो डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है वो नो डाउट क्या होगा, mg होगा। समझ में आ गई नहीं इसकी बात। अब दूसरे वाली चीज़ पे आते हैं कि ये जो अर्थ होगा और ये जो छोटा वाला m होगा, उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो एक्ट करेगा। कितना एक्ट करेगा, याद कीजिए, वो था आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, हमने आपको एक्सप्लेन किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से आप लोगों को पता है दो बॉडी के बीच में, एक तो अर्थ है जिसका मास m है, तो उनके बीच का फोर्स क्या था, लास्ट वीडियो में यही चीज़ डिस्कस किया था हमने, कैपिटल G m पहली बॉडी का मास, दूसरे बॉडी का मास छोटा m डिवाइडेड बाय m, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, इनके सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो इसको छोटा वाला r मान लेता हूं, और इसका रेडियस कितना है, बड़ा वाला r। सो ओवरऑल इनके बीच का डिस्टेंस होगा छोटा r प्लस में बड़ा r। बोलिए हाँ या नहीं, क्या इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे सुनिएगा, यहाँ पे एक खास बात, ये जो r है ना छोटा वाला, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेंगे एज कंपेयर टू, जब हम कंपैरिजन करेंगे छोटा और बड़ा r, तो आपको एक कंडीशन समझ में आएगी, r जो बहुत बड़ा है किससे, छोटा r से, r ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि वेरी बिग, ठीक है ना, कैपिटल R इज वेरी बिग देन स्मॉल r। तो R जो है बड़ा वाला R जो बहुत बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, छोटे R के कंपैरिजन में। बोलिएगा सर ऐसा क्यों, इसका तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसको आप जीरो कैसे कर सकते हैं इस हिसाब से, तो मास छोटा वाला होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। अर्थ ले लीजिए, अर्थ का रेडियस कितना है पता है, 6400 किलोमीटर, और अगर मैं मीटर में लाता हूँ तो इतना हो गया 6400 किलोमीटर, और इसमें 1000 मीटर, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 64 लाख मीटर, 64 लाख मीटर की बात कर रहा हूँ मैं।
64 लाख। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितना होता, उसी को मैं 64 लाख पे लेकर जा रहा हूँ, लाख की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये 64 लाख मीटर हुआ, और आपके पास जो मान लीजिए अगर 10, 20, 50 मीटर का भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ भी, तो उसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में वो 10, 20, 50 मीटर, 100 मीटर के आसपास के ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब क्या नहीं, मतलब उसके रेडियस नेग्लिजिबल होंगे। तो यही रीज़न है कि हमने क्या किया, यहाँ से इसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया है, ठीक है ना। और इसीलिए अब इनके बीच का जो डिस्टेंस हम कंसिडरेशन में लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा वाला आर लेंगे। ये वाला क्या हो गया 0, तो सिर्फ कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया। और इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया आप लोगों के? डन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक खास काम करेंगे, और उस खास काम पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी फोर्स का फॉर्मूला, ये भी फोर्स का फॉर्मूला था। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इक्वल रखेंगे। देखिए जितना वेट इसको नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक उतना ही वेट ये जो अर्थ होगा, ठीक उतना ही फोर्स है, जितना फोर्स इस पर नीचे लग रहा होगा छोटे वाले बॉडी पे, ठीक उतना ही फोर्स से ये जो अर्थ है इस बॉडी को नीचे की ओर खींच रहे होंगे। बस इसी रीजन से इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। तो अब इक्वल रखेंगे तो ये वाला mg हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। आपके पास छोटा m से छोटा m उड़ जाएगा, और आपके पास स्मॉल g की वैल्यू निकल कर आ गए। स्मॉल g इज इक्वल टू बड़ा G बड़ा M बड़ा R का स्क्वायर, जिसमें आपको कैपिटल G की वैल्यू हमने बता रखी है लास्ट वीडियो में 6.67 इंटू 10 टू द रेज पावर -11 यूनिट के साथ। हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। याद रखनी है चीज़ें, यही चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। स्मॉल जी की वैल्यू बताइए, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अब आगे सुनिएगा, बड़ा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी की वैल्यू हमें मालूम है, एम की वैल्यू हमें मालूम है, मास ऑफ अर्थ याद है, याद आया नहीं आया, न्यूमेरिकल में करवाया था लास्ट वीडियो में, 6 इंटू 10 टू द रेज पावर 24 kg। रेडियस ये रहा आपके पास मीटर में, इसको आप साइंटिफिक नोटिस में लिख सकते हैं। डेसिमल यहाँ पे होता है, कहीं नहीं होता था, स्टूडिंग यहाँ पे लाएंगे एक डिजिट के बाद, तो इसको हम 10 की पावर में 6 मीटर लिख सकते हैं। 6 डिजिट थे ना, लेफ्ट लाते हैं डेसिमल को तो 10 की पावर में प्लस होता है। तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो जब न्यूमेरिकल करवाता है तब करवा रहा था, तो प्लीज़ अच्छे से लास्ट वीडियो को कर लिया कीजिएगा, उसके बाद आगे वाली वीडियो में आया कीजिएगा। तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक इस तरह के कोई प्रॉब्लम? स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करा दिया। अब यहाँ पे एक खास काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो स्मॉल जी की हम वैल्यू बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। आपको हमने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया, रिलेशन से बता दिया, देखिए छोटा जी और बड़ा जी के बीच में एक रिश्ता बता दिया हमने, लेकिन अब हम स्मॉल जी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ें ना मिटाई जाएगी, ठीक है ना, ये अभी मिट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं PDF में डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो ये रहेंगे नहीं, नोट्स में आएगी नहीं। तो इसको एक बार प्लीज़ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। आगे हम आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। फॉर्मूले याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से, है ना, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। हाँ स्मॉल क्यों लिख रहा हूँ, छोटा जी बना देता हूँ बस, ठीक है ना। चलिए कर लीजिएगा प्लीज़। अच्छा अब आगे बात आती है, इसमें स्मॉल जी का फॉर्मूला निकाल दिया, GM अपॉन में आर का स्क्वायर। तो हमें करना क्या, बस वैल्यूज तो पुट करने हैं। इसके जगह 6.67 इंटू 10 की पावर में -11 इंटू में मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 इंटू में 10 की पावर 24 लेंगे, और आर का स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू में 10 की पावर में 6 होगा, और 2 बार लिखेंगे 6.4 इंटू में 10 की पावर में 6 होगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली, हमने आपको सॉल्व करना सिखाया लास्ट वीडियो में, यस, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली जो आता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। समझ में आ गई की बात इतनी? डन है, ठीक है। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे कैलकुलेशन देंगे नहीं, डायरेक्टली हम जी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं आगे चल के, तो प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अभी 9th क्लास के लेवल पे आपको ज़्यादा डिटेल में तो खैर मैं कह सकता हूँ कि नहीं बताया गया आपको, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। जिसमें से पहला इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ,
यहाँ पे आपको समझा सकते हैं हम आराम से, अच्छे से समझिएगा बड़े प्यार से। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो आपको समझाता हूँ किस तरह से चेंज होता है। हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको अच्छे से अपने कान में डालना पड़ेगा। ट्रिंग, हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल इन शेप नहीं है। तो सर कैसा है, थोड़ा सा ढांचा इसका बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा है। अब चीज़ों को देखिए, है ना, हॉरिजॉन्टल एग जो होता है वैसे के लिए, एक तो होगा एग वर्टिकली रखा है उसको लिटा दीजिए थोड़ा सा, है ना, इलिप शेप का कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो 2D है तो उसकी बात नहीं करेंगे, पूरा स्फेरिकल है, ये वाला ओवल टाइप का, इस टाइप का थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की जो कहानी है वो है आपके पास इसके शेप की। अब इस शेप से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें यहाँ पे चार चीज़ों पे देखना है, चारों, है ना, कैसे कैसे चेंज होता है। तो पहला वही आपके पास इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, तो अर्थ के शेप का फ़र्क क्या पड़ता है वो देखिएगा। इस पर जब हम इस वाले की बात कर लें, इस वाले की बात, तो ये ना, ये पहला सेंटर है और ये वाला देखिए रेडियस ना इसका यूनिफॉर्म नहीं होता। जब स्फेरिकल होता है, जैसे ये वाला कंप्लीटली मान लीजिए कि स्फेरिकल है, तो रेडियस ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, सब बराबर होगा, ये वाला ले, ये वाला ले, सब आपके पास रेडियस ही होने वाला है, ये वाला ले, ये वाला ले, सब आपके पास रेडियस ही होने वाला है, ये वाला ले, ये वाला ले, सब आपके पास रेडियस ही होने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, जब इस टाइप का शेप होगा, नो डाउट इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, और इस वाले को हम कहते हैं रेडियस ऑफ पोलर। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर वाली लाइन है पूरी, और ये वाली कौन सी लाइन है आपके पास, पोलर वाली लाइन है। समझ में आ रही बात, ये वाले आपके पास इक्वेटर वाली लाइन है और ये वाले आपके पास पोलर वाली लाइन है। गॉट इट? ठीक है। तो देखिए अब इक्वेटर पोलर का रेडियस पता करने से सर हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा मिलेगा, जी की वैल्यू देखिए, जी की वैल्यू होती है GM/r का स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, है ना, GM/r का स्क्वायर, वेयर बड़ा आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट, एंड m इज द मास ऑफ द अर्थ। आपको जिसकी भी ग्रेविटी की कैलकुलेशन करनी है, जिस भी की ग्रेविटी की कैलकुलेशन करनी है, उसी का मास और रेडियस यहाँ पे आपको रखना है, और कैपिटल जी की तो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, उसकी तो वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। तो मास हमें पता ही है, मास तो चेंज होगा इन मास शेप की वजह से, वो तो वैसे ही हमने यूनिफॉर्म है ही है। आपके पास r का स्क्वायर मतलब रेडियस चेंज है, देख लीजिए अच्छे से, क्या है आपके पास, रेडियस चेंज है। तो रेडियस अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। अब बड़ा और छोटे रेडियस से इफेक्ट क्या पड़ता है ना, स्मॉल जी पे, उस पर बताते हैं। देखिए स्मॉल जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के स्क्वायर के, देख लीजिए अच्छे से, रेडियस के स्क्वायर के क्या होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपके पास रेडियस कम हुआ तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर रेडियस बढ़ गई तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्वर्सली का मतलब ही उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इक्वेटर पे क्या हो गया, आर की वैल्यू बढ़ गई, इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ तो 100% जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू यहाँ पे GM/r की जगह अगर मैं पोलर कर दूँ, क्योंकि पोलर की वैल्यू रेडियस जो है पोलर वाली वो क्या है आपके पास कम है, तो जी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ज़्यादा रहेगी। बताइए किस तरह, अरे ये वाला कम कर दिया ना, इसको कम कर दीजिए तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ज़्यादा हो जाएगी। आर की वैल्यू ये कम है, ज़्यादा है, देखिए आर इक्वेटर वाली रेडियस क्या है, ज़्यादा है। जब इस तरह से लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से ये वाला रेडियस इक्वेटर का हो गया, ये वाला रेडियस पोलर का हो गया, तो इक्वेटर का रेडियस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो रेडियस ज़्यादा, ग्रेविटी की वैल्यू कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे पोलर का रेडियस कम, ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा, इन्वर्सली रिलेशन। तो ये आपको इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से चेंज होता है। नोट्स साथ साथ में बना लीजिएगा, समझ में आ रही बात, इनको लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं कि बता क्या रहा हूँ, क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को भी एक्सप्लेन किया। ये नोट्स होते हैं, ये नोट्स, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इक्वेटर की रेडियस है ना, अब आपको यहाँ पे समझना है, जैसे जैसे हम यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, आपको देखने को 9.8 रहती है, और धीरे 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 आते रहते रेडियस कम होती रहती है। देखिए रेडियस कम 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 कम, मतलब रेडियस बढ़ती रहती है और जी की वैल्यू कम होती रहती है, और यहाँ पे लगभग 9 पॉइंट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा सा माइनस का फर्क होता है, 9.7 ले लीजिए,
9.6 ले लीजिए, इस टाइप से आपके पास कम होता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा कम हो जाता है ना। डिपेंड करता है रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी रेट से आपके पास जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे रेडियस थोड़ी सी कम है, बड़ी 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 बड़ी, यहाँ सबसे ज़्यादा रेडियस इक्वेटर वाले। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेटर पे हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ग्रेविटी की वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है। समझ में आ गई की बात, इतनी डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हमारे पास दूसरा वाला इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड 9th क्लास के लेवल पे अगेन डेरिवेशन आपके पास नहीं है, बट मैं आपको सिंपल से आपको एक चीज़ बताऊंगा, इस तरह से ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास रेडियस है, यहाँ पे अर्थ ऑफ सरफेस पे हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जी की वैल्यू, ये चीज़ आपको पता है, पहले हमने बता रखा है वैसे भी, है ना। चलिए जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो जी की वैल्यू कम होती है, क्या होती है, जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अब जैसे भी ऊपर से आप नीचे आएंगे तो भी आपके पास जी की वैल्यू कम होगी, और जैसे आप सेंटर पे आ जाएंगे तो जी की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। इन तीनों को एक साथ समझिएगा, बस ये आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा देखिए ऊपर जाते हैं, जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो रेडियस नो डाउट बढ़ेगा, पहले आर था फिर एच ले लीजिए, आर प्लस एच हो जाएगा, हाइट कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो यहीं पे बच्चों को लगता है कि हाँ आर प्लस एच है हमारे पास, रेडियस बढ़ गई तो जी की वैल्यू का रिलेशन हमें पता ही है पहले से, जी एम अपन में आर का स्क्वायर, जब रेडियस बढ़ गई तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड में हम जलते रहते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आप अपने आप को वेटलेस फील करेंगे। वेटलेस फील करने का मतलब ये है कि आपको लगेगा आप हैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, है ना, क्योंकि वेट आपके पास कम लग रहा होता है। अभी हम वेट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा कि आर प्लस एच बढ़ गया ना, देखिए रेडियस पहले कुछ था उसमें हाइट हमने इंक्लूड कर दिया तो कुछ ना कुछ हाइट इसकी बढ़ गई, मतलब रेडियस और डिस्टेंस वो बढ़ गया। तो जब ये रेडियस एक तरीके से बढ़ जाता है तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सर विथ द डेप्थ रेडियस तो कम हो गई होगी, यहाँ पे तो आपके पास ग्रेविटी कहीं ना कहीं बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो 9.8 था, तो जब यहाँ पे बात करेंगे इस वाले पॉइंट पे तो सेंटर अगर ये है तो 100% रेडियस सिर्फ अब हम इतना ही लेंगे, तो रेडियस तो ओवरऑल कम हो गया। जब रेडियस कम हो गया तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। बट अभी अभी आपने बताया कि सर इफेक्ट ऑफ डेथ में भी जी की वैल्यू इसमें भी कम होती है, जी की वैल्यू इसमें भी कम होती है, और इस केस में जी की वैल्यू तो आप 0 ही बता दे रहे हो। चलिए मैं आपको समझाता हूँ होता क्या। जैसे हमने विथ डेप्थ की बात करी, देखिए हाइट वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी रेडियस के रिलेशन से ही, लेकिन जब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो उस केस में हो क्या रहा है, बस उस पर थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये हमारा डेप्थ है डी, तो ये कितना बच गया मेरे पास, आर माइनस का डी, आर माइनस का डी। लेकिन आपने एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, एक चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया। जैसे हमने हाइट की बात करी तो उस केस में मास ऑफ अर्थ क्या कुछ चेंज हुआ है ना, क्या मास ऑफ अर्थ कुछ में चेंज आया भाई, मास ऑफ अर्थ पूरा का पूरा ही था, इधर तो स्पेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले भी जितना मास था अभी भी उतना ही मास था, तो इस केस में हाइट के केस में मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, सिर्फ डिपेंड कर रहा था किस पे, रेडियस पे। बट जब इस केस में आया जब हमें विथ डेप्थ की हमने बात करी तो आपके पास ना मास पे भी फर्क पड़ रहा है, देख लीजिए अच्छे से, मास दिख रहा है आपको, देखिए ये आपके पास इतना मास आपने कम कर दिया, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप विथ डेप्थ जाते हैं मास को ज़्यादा अमाउंट में कम होता चला जाता है। पहले रेडियस जाता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ मास रहता है, धीरे 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 क्वांटिटी ये सारे कम होते चले जाते हैं। तो आपने अगर यहाँ की बात करी तो इतने सारे अर्थ के मास के बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे, मतलब ग्रेविटी कहीं ना कहीं आपके पास मास ऑफ अर्थ पे भी तो डिपेंड कर रहा है भाई। फॉर्मूले में देखिए तो मास आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कम हो गया। अब की बार यहाँ पे जो जी और एम का रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जी जो वैल्यू ऊपर रहेंगे उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वैल्यू नीचे रहेंगे फॉर्मूले में उसके साथ इन्वर्सली रिलेशन। समझ में आती बात, अगर मास बढ़ गया तो जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मास अगर कम हो गया तो जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, हमेशा यही रिलेशन होता है इनके बीच में। और रेडियस के केस में इन्वर्सली रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, घटेगा दूसरा बढ़ेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो मास हमने ओवरऑल यहाँ पे कम कर दिया ना, तो रेडियस जितना नहीं कम करते उससे ज़्यादा आपके पास मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, किसमें, रेडियस ऑफ अर्थ, किसमें आपके इसमें क्या कहते हैं इसको, जी की वैल्यू में।
समझ में आ रही है ना बात। ओवरऑल आपके पास डिक्रीमेंट देखते हैं जी की वैल्यू में, समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर सेंटर पे जीरो कैसे हो जाता है, क्या सेंटर पे कुछ मास होगा जब आप इतनी से पॉइंट की बात करेंगे, मास ही नहीं होगा, मास की जगह जीरो रख दीजिए, यहाँ पे जीरो रखते आपके पास ये की उसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो। ये जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है वो कहीं ना कहीं 9th क्लास के लेवल पे दिया है, बट अगर आप चाहते हैं कि 11th क्लास के लेवल पे चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन तो आपको 11th क्लास वाली ग्रेविटेशन की चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हमने आपको करवाया तो कहीं ना कहीं आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ नए कंसेप्ट भी यूज़ होते हैं, उतने ज़्यादा लेवल के नहीं है, बट हाँ आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो 11th क्लास की ग्रेविटेशन वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको वेरिएशन बता दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है। अब हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए ये है आपके पास फ्री फॉल के केस में, फॉर फ्री फॉल कंडीशन, लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले ही इक्वेशन ऑफ मोशन से इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, है ना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें से पहला होता है, दूसरा होता है और ये आपके पास तीसरा होता है। मैंने आपके लिए तीनों के तीनों लिख दिए। अब अगर आप इन तीनों में से आपको पता है, जिसको नहीं पता तो प्लीज़ मोशन इन वन डायमेंशन वाला चैप्टर को प्लीज़ पहले अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है ना। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, वो तब की बात है जब आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है, जब आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है तब जाकर उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ए। बट अब जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, फ्री फॉल की बात करते हैं या फिर अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी या तो ऊपर से नीचे छोड़ दें या फिर नीचे से ऊपर धकेल दें, पुश कर दें, तो दोनों ही के केस में आप ग्रेविटी के फोर्स की बात करेंगे। फोर्स कौन एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। तो जिस केस में ग्रेविटी एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एक्ट करता है, उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होता। क्या होता है आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो जहां पे एक्सेलरेशन आ रहा होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे जी से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वाला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। याद हुआ, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। बस एक को आपको रिप्लेस कर देना है किससे, जी से, सिर्फ बात इतना ही नहीं है। सेम जिस टाइप से आपके पास न्यूमेरिकल इन पे दिए दे गए थे, हमने आपको प्रैक्टिस करवाई न्यूमेरिकल की, ठीक उसी टाइप से इन पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। बस आपको ध्यान रखना है या तो अर्थ का सरफेस से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, आपके पास 100% वहाँ पे जी का कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। अब जी का यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना होता है। अब साइन कन्वेंशन का सर हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो जब भी आपके पास बॉडी ऊपर से नीचे होगा, फॉल करेगा तो उसमें आपको जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी, जितनी वैल्यू दी हुई रहेगी 9.8 होती है, तो पॉजिटिव का प्लस का 9.8 लेना पड़ता है। बट अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसको हम ऊपर भेज रहे हैं, अपवर्ड भेज रहे हैं, उस केस में आप ग्रेविटी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, तो जी की वैल्यू आपको नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। कभी 10 लिखा हुआ रहेगा, कभी 9.8 लिखा रहेगा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उस केस में आपको जी की वैल्यू क्या लेनी है, आपको नेगेटिव लेनी है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, डन है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको न्यूमेरिकल सेम इक्वेशन ऑफ मोशंस वाले ही कर लेने हैं, मतलब थोड़े से डिफरेंट आएंगे। चलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम करवा देंगे, अभी हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करवाया है, बट अगर आप लोगों को डाउट आता है करने में तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपका कंसेप्ट क्लियर जरूर करवा देंगे, ठीक है ना, जरूर से जरूर करवा देंगे। आइए अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक मास और दूसरा वेट। मास और वेट के बेस पे आप डिफरेंस समझ लीजिए, आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाला है। चलिए तो मास है क्या उसके बारे में देख लेते हैं। तो मास का मतलब है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। जैसे हमने बोला कि एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कितना मैटर है, कितने इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उतने सारी चीज़ें हैं, उसी को हम उसका मास कह देते हैं, ठीक है ना। मास और वेट के बीच में यहाँ डिफरेंस समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़ है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब जिसको इनर्शिया के बारे में नहीं पता है, मोशन इन वन डायमेंशन में जाइए, नहीं, मोशन इन वन डायमेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, फोर्स पे जाइए, लॉज ऑफ मोशन पे जाइए। वहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे क्लियर करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया एट रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होते हैं, अच्छे समझ में आएगा। तो आपको
हंसते खेलते, बस वो चीज़ समझ जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है। मास बढ़ता है, इनर्शिया बढ़ता है, सिंपल सी बात है। एक बार अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये हंसते खेलते आपको समझ में आ जाने वाले हैं। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भी आपको क्लियर करवा रखा है हमने। एक कांस्टेंट होता है इन द यूनिवर्स, अब चीज़ों को समझिएगा, है ना। इट नेवर चेंजेस, हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास मास की बात कर रहे हैं, अगर आप मास की बात कर रहे हैं तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है। कभी भी चेंज नहीं होने का मतलब ये हमेशा फिक्स रहता है। आप अर्थ में हैं तो भी आपका मास फिक्स है, आप मून में जाएं तो भी आपका मास फिक्स है, आप सन में जाएं तो भी मास आपका फिक्स है, आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएं तो भी आपका मास फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट लेट से मास जो है, मास की बात कर रहा हूँ 60 kg है, तो मैं मून पे जाऊँगा तो भी मेरा मास 60 kg ही रहेगा, मैं सन पे जाऊँगा तो भी मेरा मास 60 kg ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। बोल सर स्पेस में जाते हैं तो हम वेटलेस फील करते हैं, तो आप वेटलेस फील करते हो ना, मासलेस थोड़ी फील करते हो। चीज़ों का समझिएगा, बहुत आर डिफरेंट थिंग है, राइट, मास एंड वेट। तो अभी वेट समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा, पहले आप मास को समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना भी ध्यान में रखिए कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी थी अभी भी तो उतनी क्वांटिटी रहेगी ना। ऐसा तो है ही नहीं कि एक टांग काट के फेंक दिया हमने, जितना मास था टांग में उतना ही टांग में आपके पास है, बॉडी में जितना मास था उतना ही है। थोड़े डाइट कम होने की वजह से 2-4 किलो कम हो सकता है, बट मास अभी भी आपकी बॉडी में उतना ही है, ठीक है ना। तो मास कभी भी चेंज नहीं होगा। लेट्स से अगर कोई पर्सन मून पे गया तो क्या उसका मास कम हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या बॉडी खत्म हो गई? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। चीज़ों को समझना है, तो मास उतना ही रहता है बॉडी का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आगे की बात करिए तो यहाँ पे आपके पास बोला गया था मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर मास ही बॉडी का जीरो हो गया इसका मतलब आप समझ रहे होंगे बॉडी ही गायब हो गई। समझ में आ रही है ना बात। किसी भी बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर बॉडी है तो मास एग्जिस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। आगे द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज नथिंग बट किलोग्राम। अच्छा, इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 पेन बैलेंस। आपको पता है इस तरीके का होता है, कांटा होता है यहाँ पे, ऐसे होता है, यहाँ पे पेन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे भी पेन लगा हुआ रहता है, इधर कुछ रखते हैं, इधर कुछ रखते हैं, और आपके पास जो क्या है आपके पास ये बता देता है। ये आपको मास मेजर करके बताता है, ये आपको क्या बताता है? मास को मेजर करके बताता है। समझ में आ रही होगी बात इतनी, डन है, ठीक है। अभी दोनों को हम थोड़ा सा तराजू में नाप के दिखाएंगे, प्रैक्टिकली तो नहीं है, यहीं पे अभी आपको करके दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और सीजीएस यूनिट होती है इसकी ग्राम, पहले भी बता रखा है, ऐसा यूनिट किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, गॉट इट। चलिए अब थोड़ा सा वेट के बारे में समझते हैं, ताकि दोनों के बीच में आपको जो ना डिफरेंस समझ में आए। अभी समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें हमारे पास आया द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आइए अब वेट का मतलब क्या है, पहली बात बता दूं, जो मास था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, नो डाउट, लेकिन जो हमारे पास वेट है, वेट की हम बात कर रहे हैं, वेट हमारे पास स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के पीछे का रीज़न होता है इसके पास डायरेक्शन फिक्स होता है। हमने पहले भी आपको क्लियर करवाया हुआ है, नहीं तो आप समझिएगा। अगर ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे हमने कोई भी एक बॉडी रखा जिसका मास क्या है m है, तो ये हमेशा नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम mg कहते हैं। जो अभी हमने फोर्स लिया था रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में, वही वाला फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम बेसिकली वेट के नाम से जानते हैं, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स रखता है। तो क्या इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ? फिक्स है। मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स तो लग ही रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है हमेशा, नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके पास क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपके पास क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेट का मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी में कितना मटेरियल है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं, उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बेसिकली, उस पर डिपेंड करता है ना। और ये आपके पास चेंज होता रहेगा। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, है ना, अर्थ की बात करते हैं तो मान क्या लेते हैं, अर्थ पे इतना ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे लग रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पे अगर किसी का मान लेते हैं जो मास है वो 10 kg है, 10 kg है, तो नीचे के डायरेक्शन में वेट हो जाएगा मास की जगह 10 हो गया और जी की जगह हो गया 9.8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 न्यूटन का जो फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में, जिसको हम वेट के नाम से जानेंगे, या फिर सिंपली आप डाउनवर्ड फोर्स कह सकते हैं, तो वेट उसके ऊपर 98 न्यूटन लग रहा है।
चीज़ों को समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। नीचे के डायरेक्शन में आपके पास वेट लग रहा है, समझ में आई बात, इतनी डन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। टुवर्ड्स द एज इट डिपेंड्स ऑन जी इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, नो डाउट आपके पास वेट का फॉर्मूला जो हो गया वो mg हो गया। मास तो हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। आप कहीं पे भी चले जाए, किसी भी प्लेनेट, किसी भी बेसिकली यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाए तो आपके पास मास फिक्स रहता है। बट अगर हम g की बात करते हैं, g स्मॉल g की, स्मॉल g ना चेंज होते रहता है। अगर हम स्मॉल g की बात करते हैं अर्थ का तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पे जब हम मून की बात कर लेते हैं आपको याद रखना वो होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये होता है 1/6 है ना, ग्रेविटी मून का होता है 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ये अर्थ है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मतलब 9.8 को अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो जो आया 1.63 वो यही आने वाला है आपके पास, और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो 1/6 होता है, समझिएगा ध्यान से। मून के पास ग्रेविटी कम है। अब चीज़ों को समझिएगा, इसका मतलब ये इसको मैंने यहाँ से छोड़ा और ये तुरंत नीचे गिर गया, लेकिन मून पे ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ पे छोड़ेंगे धीरे 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 नीचे आएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लग रहा है अर्थ के मुकाबले। समझ में आई नहीं बात, इतनी डन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज नथिंग बट 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ में आ गई बात, डन है, ठीक है। चलिए, तो 100% आप अर्थ की बात कर ली, हमने मून की बात कर ली, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपके पास वेट की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी ना, बार बार जी की वैल्यू आप अलग रखेंगे। इसीलिए यूनिवर्स में आप अलग अलग जगह ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वेट भी उस पर अलग अलग देखने को मिलेगा। डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो भी आपके पास अलग अलग ही लगेंगे, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। इट कैन बी जीरो, नो डाउट। जब जहाँ पे जैसे अभी हमने आपको करवाया था वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। जब सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती थी, जीरो। तब जी की वैल्यू, जब वेट के फॉर्मूले में हम जी की वैल्यू रख देंगे, वेट की उसमें फॉर्मूले में जब जी की वैल्यू हमने जीरो रख दिया तो वेट तो जीरो आ गया ना। अब आप समझिएगा यहाँ पे मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता था, बट वेट जीरो हो सकता है। एक तरीके से मैंने पॉइंट्स को लिखकर आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस ही समझाया है, ठीक है ना। तो अलग से मुझे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस डालना हो ये 5-6 पॉइंट इधर इधर करके आप डिफरेंस बता सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, है ना। ये चीज़ आपके पास चेंज होता रहता है, फिक्स रहता है, ये सारी चीज़ें। यूनिट आपके पास दोनों के अलग होते हैं, क्योंकि इसकी वेट फोर्स एक तरीके से, इसलिए ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। CS यूनिट न्यूटन जो फोर्स होते हैं उसकी डाइन होती है। और इसको आप मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। नॉर्मल टू पेन बैलेंस जो होता है, तराजू होता है, उसका आप यूज़ नहीं करते। इसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या, स्प्रिंग बैलेंस। समझ में आ गई बात, इतनी डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे आपको लोगों को समझाता हूँ थोड़ा सा, दोनों के बीच में क्या है मास और वेट का कंसेप्ट। जैसे ये हमारे पास तराजू है ना, बैलेंस कहते हैं इसको। यहाँ पे हमने पेन रखा है, टिडिंग टिडिंग, यहाँ पे हमने पेन रखा है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये एक्चुअल में ऐसा नज़ारा नहीं रहेगा इसका नज़ारा अब थोड़ा सा बदल जाने वाला है। पहले ऐसा था और अब ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये क्या है, टिल्ट हो जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, है ना। इस तरह से मान लीजिए ये अब ये ऐसे झूल गया। बोलिए, पहले ये नॉर्मली ऐसे था, बट ये अब एक्चुअल में क्या हो गया, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर आपने कुछ ना कुछ क्या कर दिया, मैटर रख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो देखिए, अब हमेशा आपको एक चीज़ बता दिया, जो भी ऑब्जेक्ट हमने इसको रखा उसका मास mg होगा। नीचे के डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नीचे के डायरेक्शन में रखेंगे तो वेट क्या होगा आपके पास, mg लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मास कैसे मेजर करता है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं जितना मास का ऑब्जेक्ट इधर रखा था उतना ही मास का ऑब्जेक्ट इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, बिल्कुल सेम वही मास है m का, 10 किलो का इसमें रखा था, 10 किलो का इसमें वापस रख देता हूँ, तो आपको पता है ये कांटा फिर इधर नहीं रहेगा, वापस ये ओरिजिनल कंडीशन में इसमें आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ओरिजिनल कंडीशन अब ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी वेट कितना लग रहा होगा, 100% क्या लगेगा, mg लगेगा। 100% क्या लगेगा आपके पास, mg लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है दोनों वेट, दोनों W1 और W2 दोनों क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। जब W1 और W2 को इक्वल रखेंगे,
है ना, क्योंकि दोनों को बैलेंस कर दिया तो mg इज इक्वल टू mg। अब g के अर्थ की बात कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मास दोनों का क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात, डन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात डन है, ठीक है। अब ये जो चीज़ था कंसेप्ट था, इस तरह से हम बेसिकली ये मास को ना आपको कैलकुलेट करके बताता है। तो सर जो हम वेइंग मशीन में वेट करते हैं डिजिटल वाले होते हैं तो उसमें क्या बताता है, उसमें भी आपके पास मास ही बताता है, आपको केजी में बताता है ना, ऐसा यूनिट केजी मतलब वो मास है, वेट नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप क्या कहते हैं उसको वजन करते हैं अपना, जिसको आप वेट बता रहे थे वो एक्चुअल में आपका वेट नहीं होता, वो क्या होता है आपका मास होता है। अगर आप वेट की बात करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई जरूर कर लीजिएगा, तब जाकर आपका वेट निकलेगा, ठीक है ना। वो न्यूटन में निकलता है, वो एक फोर्स होता है। वेट हम जिसको कहते हैं वो कहते ही नहीं है, एक्चुअल में होता ही नहीं है, वो आप मास की बात कर रहे हो तो आप कितने किलो की बात करते हो, कितना न्यूटन आपके ऊपर फोर्स लग रहा है वो आप कभी बात नहीं करते। तो सर उसमें फिर हमारा मास कैसे बता देता है ना, हम उसमें बैठते हैं तो हमेशा नीचे एक डायरेक्शन में वेट लगता है, यस, उसमें प्रोग्रामिंग ऐसी करी जाती है, 9.8 से डिवाइड करके आपको आपका मास बताता है हमेशा। देखिए आपका मास कैसे निकलेगा, मान लीजिए आपका वेट एक्चुअल में आया, मान लीजिए कि 600 न्यूटन, है ना, कितना है आपके पास 600 न्यूटन। इसको आप क्या करेंगे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास mg होता है। चलिए अब वेट है आपके पास 600 न्यूटन, मास आपको निकालना है, जी की वैल्यू होते हैं 9.8, इसे जब इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ी देर के राउंड ऑफ करने के लिए 10 ले आइए, तो आपका मास कितना निकलेगा, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 60 kg। समझ में आ गई बात, इतनी डन है, ठीक है, डन है इतनी बात, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया, आपके पास 60 kg निकल कर आया कुछ इस तरीके से मास। तो ये जो 9.8 या फिर अभी जो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 लिया, इससे इसको ना डिवाइड को प्रोग्रामिंग करके उस पर सेट किया जाता है डिजिटल वाले में, और कुछ नहीं है, उसको आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कई बार उसमें कम वजन करके दे देते हैं, क्योंकि उसमें सेटिंग कर देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं, ठीक है ना। ये कहानी है आपके पास, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब भी वेइंग मशीन में जाते हैं तो एक्चुअल में आपका वेट नहीं, वो आपका मास बता रहा होता है। तो सर हम अब अपना वेट कैसे पता करेंगे, तो वेट पता करने के लिए आपके पास आता है स्प्रिंग बैलेंस। क्या आता है आपके पास, स्प्रिंग बैलेंस। क्या आता है आपके पास, स्प्रिंग बैलेंस। इस तरह का ढांचा आपको देखने को मिलेगा, इसमें रहता है आपके पास एक स्प्रिंग, और यहाँ पे आपके पास मास जो है वो कुछ ना कुछ लटकाने का आता है। तो नीचे के डायरेक्शन में जो लगेगा वो m/g लगेगा। इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने के लिए, और इसमें रीडिंग रहते हैं, इसमें सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में जितना जाता है वो स्प्रिंग में कितना फोर्स लगता है, k टाइम्स x नेगेटिव का रहता है, नेगेटिव नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव रहता है। हुक्स लॉ का कंसेप्ट पे, प्रिंसिपल पे काम करता है, तब जाकर हम यहाँ से वेट जो है टोटली निकाल पाते हैं। लेकिन इतना सारा कुछ करने के लिए 9th क्लास के लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ों को और भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 2-4 टॉपिक को। तो अभी ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पर आपके डिटेल चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, आपसे बस इतना जरूर पूछा जाएगा कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है ना, क्या मेजर करता है। तो आपको पता है क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है भाई, नो डाउट आपका वेट मेजर करता है। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं इसके बेस्ड के न्यूमेरिकल करना जरूरी है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी हुज मास इज 10 kg। अभी तो पता है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, मास हो गया 10, ये हो गया 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे 980 न्यूटन आ जाएगा, 980 न्यूटन। वेट कितना लगेगा, 980 न्यूटन। समझ में आ गई की बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब की बार हमें दे रखा है वेट है आपके पास 49 न्यूटन, व्हाट इज द मास, मास पूछा है, तो हमें पता है वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg। वेट की जगह 49 रखेंगे, मास हमें निकालना है, जी की जगह हमें हमारे पास होता है 9.8, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 49 इंटू में 9.8 इज इक्वल टू में मास, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 7 से 7 बार में, 7 से 14 बार में, इससे इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से ये वाला 1 बचेगा ना, तो 10 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे तो ओवरऑल 5 आ जाएगा। तो काटापिटी कर लीजिएगा, मास आ जाएगा आपके पास 5 kg। गॉट इट। चलिए बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट आपके पास एन ऑब्जेक्ट वेट्स 294 ऑन द अर्थ। तो आपके पास आपकी बार वेट दे रखा है, आपके पास वेट दे रखा है 294 न्यूटन, और लेकिन ये जो वेट है वो किसका है, अर्थ का है। अच्छे से समझिएगा, वेट कितना आपके पास, अर्थ का है। व्हाट वुड बी इट्स मास ऑन द मून, हमसे पूछा कि मास कितना होगा मून पे। आई हाय, आप चीज़ों का समझिएगा। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हमें चीज़ें समझ में आती है वो ये है कि देखिए आपको रिलेशन बता देता हूँ। वेट अगर आप मून की बात करेंगे तो वो क्या होता है, 1/6 होता है किसका, वेट ऑफ अर्थ का।
या फिर जी की भी बात करेंगे तो वही चीज़ रहेगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी मून पे वो होगी किसकी 1/6 होगी, 1/6 होगी। या फिर आप किसका कह सकते हैं जी ई का। या फिर एक मास का भी रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको पता है इस वाले को लीजिए, वेट की जगह क्या लिखूंगा mg, मास तो फिक्स ही रहता है तो जी की जगह जी ही रहेगा, कुछ टेंशन फर्क पड़ेगा नहीं आपके पास ये वाली चीज़ों पे, है ना। तो जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी जगह मून रख देता हूँ, 1/6 रख देता हूँ। ये वाला रिलेशन आया कैसे वही बता रहा हूँ। और ये आ जाएगा 1/6 इंटू में इसके जगह रख दीजिए m और जी की जगह e, दोनों जगह मास सेम रहता है तो मास को हटा दीजिए और आपके पास क्या बचा जी एम इज इक्वल टू 1/6 जी ई, यही वाला रिलेशन आपके पास निकल कर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो निकालने के लिए बोला है वो निकालने के लिए बोला है व्हाट वुड बी इट्स मास ऑन द मून। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वेट निकाल लेते हैं मून का, फिर वहाँ से मास निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे पास। तो वेट ऑफ द मून, देखिए यहाँ से वेट ऑफ द मून का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ द मून इज नथिंग बट 1/6 इंटू में वेट ऑन द अर्थ। तो वेट ऑन द अर्थ कितना, इतना है। तो इसको काट दीजिए, 6 चौके 24, 6 9 54, 49 न्यूटन आ गया। 49 न्यूटन क्या आया मून पे। अब मून का हमें मास निकालना है तो वेट तो हमें पता है, वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट मून का और तो मास तो सेम ही रहता है और जी मून का। तो हमें निकालना है मास, तो ये जी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू में m और ये होता है 1.63, बताए ना कितना होता है 1.63, ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड में 1.63 और इसको काटे पीटी कर दीजिए और आपके पास मास जो निकल कर आ जाएगा। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, वो हमने आपको निकालने के लिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/6, है ना, ये आपके डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/6 लाइक दिस। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए तो यहाँ पे आपके पास 9.8 रखिएगा, 1.63 जो हमने यहाँ पे यूज़ किया वो आपके पास निकालने के लिए बोला है, छोटी सी चीज़ है। तो इस तरह से आप बेसिकली 2-4 चीज़ें आपको हमेशा ही पता होनी चाहिए, लाइक मास ऑफ अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ मून क्या है, रेडियस ऑफ मून क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात इतनी, डन है, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।